नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। मैं आपके सामने उपस्थित हूं हाउ टू राइट गुड आंसर लेकर के। दोस्तों, कई बार ये होता है कि हमारे पास माकूल जानकारी होती है लेकिन हम एक अच्छा आंसर राइटिंग प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो हम जहाँ तक अपनी सफलता सीख पाए हैं उस अनुभव को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम कैसे हाउ टू राइट गुड आंसर करें। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें प्रश्न को कई बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। और प्रश्न को कई बार पढ़ना चाहिए और वस्तु स्थिति की अच्छी समझ विकसित करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कहा कि सबसे पहला आपका वस्तु स्थिति की अच्छी समझ। जब तक आपके पास जानकारी नहीं रहेगी आप चीज़ों को नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ना, आप पढ़ेंगे तभी भरेंगे और भरेंगे तभी छलकेंगे और लिख पाएंगे। इसलिए पढ़ना आपका पहला शर्त होना चाहिए। आपको अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह पढ़ना चाहिए विश्लेषणात्मक समझ के साथ। तो वस्तु स्थिति की अच्छी समझ होना चाहिए सबसे पहले दोस्तों। तो उसके बाद जब आप उसके पास एक अच्छी समझ बन जाए, प्रश्न की एक अच्छी समझ बन जाए, तो आप डायमेंशन तय करें। सबसे पहले उसका एक फॉर्मेट तैयार कर लें दोस्तों, कि हमें उस फॉर्मेट में ही रहना है, उस परिधि उस डायमेंशन में ही रहना है, ठीक है। तो डायमेंशन आप बांध लें कि मुझे क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। तो इससे क्या होगा कि आप बहक नहीं पाएंगे, आप उस परिधि के अंदर बन जाएंगे और चीज़ें जो एग्जामिनर के सामने जाएंगी वहीं जाएंगी जो वो आपका प्रश्न डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो आप परिधि का ध्यान रखें। उसके बाद प्रश्न के अनुरूप उत्तर। आप प्रश्न को पढ़ें। तो कई बार आप प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों तो आप देखते हैं कि प्रश्न के अंदर कई तरह के प्रश्न छुपे रहते हैं, वो मल्टी डायमेंशनल होता है। कई बार एक प्रश्न के अंदर ही 3-4 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आपको उन 3-4 सवालों को लिखना होगा और बखूबी लिखना होगा, तब भी आपका वो उत्तर कंप्लीट हो पाएगा और मल्टी डायमेंशनल हो पाएगा, ठीक है। तो आपका प्रश्न और उत्तर के बीच में समानुपात होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद चौथा नंबर है आपका प्रामाणिकता। तो आप देखिए, जब आप कोई बात कहेंगे तो कोई क्यों मानेगा। आप तो उस बात को कहने के साथ ही अगर आप उसको किसी चार्ट के साथ, मैप के साथ, या फिर कोई दोहा हो, कविता हो, या फिर किसी फिलोसफर का, या फिर किसी जो उस वस्तु स्थिति की जो अच्छी समझ रखते हो उनका प्रसिद्ध कथन कोट करते हैं, तो फिर आपकी बातें प्रमाणिक हो जाएंगे, ठीक है। उसका अपना महत्व होगा, उसका अपना प्रभाव होगा। तो आप चार्ट, मैप, दोहा, ये चार्ट, मैप, दोहा, कविता के माध्यम से अपनी बातों को कहते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ठीक है। और वो ज़्यादा दिल तले बात उतर पाएगी। पांचवा देखते हैं दोस्तों, भाषा शैली। भाषा शैली तो एक ब्यूरोक्रेट से अपेक्षा की जाती है कि उनकी भाषा परिष्कृत होनी चाहिए, उसमें शुद्धता परिशुद्धता का ख्याल रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो आपकी भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। आप व्याकरणिष्ठ होना चाहिए, वाक्य विन्यास अच्छा होना चाहिए, तभी वो प्रभाव डाल पाएगा। क्योंकि कई बार होता है कि नहीं कि आपकी भाषा अगर अच्छी होती है तो एग्जामिनर उस प्रवाह में बह जाता है, और उस प्रवाह में बह जाता है और आपको मार्क्स बैठा चुका होता है। तो आपको उसको अपने साथ बहाकर ले जाने की क्षमता होनी चाहिए, और ये काम बखूबी आपकी भाषा ही कर सकती है। तो आप भाषा का ख्याल रखें। प्रश्न लिखने के दौरान भाषा शैली आपकी परिष्कृत होनी चाहिए, व्याकरणिष्ठ होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। उसके बाद मौलिकता। आप चीज़ों को कॉपी करके प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते, कहीं से ले करके, चुरा करके, काट करके, कट एंड पेस्ट के जरिए आप प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आपके पास अपनी जो चीज़ें हैं वही मौलिक हो सकती है और वही सहज हो सकती है, वही प्रभाव डाल सकती है। तो आप जब भी दोस्तों अपना उत्तर लिखें तो मौलिकता का ख्याल रखें। आप सबसे पहले मौलिक तभी हो पाएंगे जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, जब आप अपनी समझ विकसित करेंगे। और समझ किस स्तर पर, तो आपने बचपन में देखा होगा दोस्तों, आप जब बचपन में पढ़ाई कर रहे थे तो आपके टीचर आपको सीधे चीज़ों को रटा दिया करते थे, क्योंकि उस समय आपका दिमाग विकसित नहीं था, आपकी चीज़ों को वहाँ रटा दिया जाता था, ठीक है। तो स्मृति के स्तर पर आप बचपन में थे। उसके बाद जब आपकी दिमाग विकसित हुआ तो फिर आप तर्क पर आ गए, तर्क करने लगे, लॉजिक, वाद विवाद करने लगे, चीज़ों को कोरिलेट करना सीख गए। उसके बाद फिर आए विश्लेषण पे। जब आपका और भी दिमाग विकसित हुआ
तो आप विश्लेषण करने लगे चीज़ों को, ठीक है, एनालिटिकली सोचने लगे, आप कनेक्ट करने लगे, इंटरकनेक्ट करने लगे चीज़ों को, ठीक है, विश्लेषण करने लगे, तुलनात्मक उसका अध्ययन करने लगे, ठीक है। जैसे कि बादल के साथ अटैच है पानी, सूर्य के साथ ऊर्जा अटैच्ड है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप विश्लेषण करने लगे। उसके बाद ज्ञान की चौथी अवस्था होती है संश्लेषण। ये ज्ञान की बहुत उच्चतम अवस्था होती है, संश्लेषण। और आप देखेंगे कि जब यूपीएससी जो सवाल आपसे करता है दोस्तों, तो वो आपका विश्लेषण और संश्लेषण इन्हीं चीज़ों के स्तर पे करता है, तर्क, विश्लेषण और संश्लेषण। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो फिर आपका ज्ञान बहुत परिपक्व हो जाता है, बहुत मौलिक हो जाता है, व्यवहारिक हो जाता है और आपका अपना हो जाता है, और इसलिए वो सरस हो जाता है, सहज हो जाता है और प्रभाव उत्पन्न करना शुरू कर देता है। तो एक ब्यूरोक्रेट से इन्हीं सब चीज़ों की अपेक्षा की जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा हाउ टू राइट गुड आंसर कैसे करेंगे, आप अपने आंसर में इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो जाहिर है कि आपके पास जो जानकारी है वो सही तरीके से प्रस्तुत हो पाएगी। और उसमें मैंने सारी चीज़ों का मैंने इसलिए कहा कि इस सब का निचोड़ क्या है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, इस सब का निचोड़ दोस्तों क्या है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण बहुत मायने रखता है। जानकारी रखते हुए भी आप चीज़ों को प्रस्तुत करना नहीं जानते हैं तो फिर चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, अराजकता उत्पन्न हो जाएगी और वो प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाएगी, असहज हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को मैंने कहा कि आप सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ जानकारी से नहीं हो पाएगा दोस्तों, आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो प्रस्तुतिकरण बेहतर होगा, प्रभाव उत्पन्न करेगा। अब देखिए, ऐसे ही मैंने इन चीज़ों का ख्याल रख करके मैंने अपना एक आंसर लिखा है दोस्तों, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसका ठीक एग्जाम्पल इधर देख पाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको इधर देखने को मिलेंगी। तो मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें देखें, ये जैसे आपका सामने एक प्रश्न उपस्थित है, विभिन्न पाल कलाएँ कहाँ तक बौद्ध धर्म से साम्यता रखते हैं, ठीक है। पाल कला कहाँ तक अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर पाया है। तो जाहिर है जब आप पाल कला की आपकी अच्छी समझ नहीं रहेगी, वस्तुस्थिति की अच्छी समझ नहीं रहेगी, तो जाहिर है आप नहीं लिख पाएंगे। तो नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका प्राथमिक है, नॉलेज चाहिए। लेकिन नॉलेज चाहिए तो किस तरह का नॉलेज चाहिए, किस रूप में प्रस्तुतिकरण चाहिए, तो ये चीज़ें आपको दिखाएंगे, ठीक है। आप देखिए प्रश्न के उत्तर दो तरह का प्रश्न, इस प्रश्न के अंदर दो तरह का प्रश्न छुपा हुआ है। एक, कहाँ तक चीज़ें, आप देखें कहाँ तक चीज़ें बौद्ध धर्म से दोस्तों, कहाँ तक ये चीज़ें बौद्ध धर्म से साम्यता रखता है। और दूसरा प्रश्न क्या है कि कहाँ तक अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर पाया है। यानी कि आपको इसकी तुलना कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से भी, वो ये मौर्य कला से भी करना है। इसके पीछे की जो कला है मौर्य कला, उससे भी इसकी तुलना करनी और दिखाना है कि ये उसकी तुलना में कितना आगे है या फिर कितना पीछे है, ठीक है। तो मैंने इसका देखिए एक ऐसे में इसको बांटे तो 3 भाग में बटेगा। आपका एक इंट्रोडक्शन होगा, एक बॉडी पार्ट होगा, और कंक्लूजन होगा, ठीक है। इसको और 3 भाग में मोटे तौर पर हम बांटें तो ये सारी चीज़ें बट जाएंगी एक किस रूप में। आपका एक बॉडी पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी पार्ट होगा दोस्तों, आप देखें बॉडी पार्ट होगा। उसके बाद लास्ट में आपका एक बढ़िया प्रभावशाली कंक्लूजन होगा, कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन है। तो इसमें 4 डायग्राम भी आप देखेंगे, इन सारी चीज़ों का बेहतर समन्वय पाएंगे इस प्रश्न के अंदर। तो देखिए सबसे पहले मैंने कला के थोड़ी सी मैंने ये दिखा है कि कला क्या चीज़ है। तो कला मानव की रचनात्मक कल्पनाओं व भावों की व्यक्ति होती है, ये मैंने थोड़ा सा कला के बारे में दिखा दिया है। फिर आप देखें पाल कला के बारे में मैंने देखें यहाँ पे दोस्तों, फिर मैंने पाल कला के बारे में बहुत मौलिक तरीके से मैंने लिखा है, इसका कहाँ विकास हुआ और ये चीज़ें विकास में मूल रूप से पाल शासकों का बहुत विशिष्ट योगदान था, इसमें हमने उसका जिक्र किया है, धीमन और विठपाल जो महान कलाकार थे। फिर मैंने क्या किया कि इन सारे को बॉडी में लाया क्या है कि ताकि एग्जामिनर को चीज़ें क्या सहज होनी चाहिए, एग्जामिनर को कुछ भी पेचीदा नहीं लगना चाहिए, वो चीज़ें आपकी इतनी सहज रूप में प्रस्तुत हो कि वो बोझिल नहीं हो, बहुत स्पष्ट हो, क्लियर हो और उसके दिमाग तले किसी तरह का बर्डन क्रिएट नहीं करे। तो आपने देखा ये सब चीज़ें, मैंने इसको एक डायग्राम के जरिए दिखाने की कोशिश की है, पाल कला किन किन क्षेत्रों में पाल कला का प्रदर्शन हुआ। तो आप देखिए फिर स्थापत्य कला को मैंने लिखा है यहाँ पे, उसको डायग्राम से मैंने बताने की कोशिश की है। फिर आपको मैं
आप देखिए स्तूप को बताना है, तो स्तूप मैंने यहाँ बताया है। फिर देखिए आप उनके अंदर मूर्तिकला को दिखाना है, तो ये मूर्तिकला को मैंने दिखा दिया है दोस्तों। कांस्य और पत्थर की मूर्तियाँ, उसका मैंने जिक्र किया है यहाँ पे। फिर चित्रकला दो तरह का था, पांडुलिपि था और एक भित्ति चित्र था जो दीवारों पर बनाया जाता था और एक हाथ से था, तो उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और आलोचना की बिंदु भी मैंने दिखाया है कि कहाँ तक कर पाया है। तो बेशक इन लोगों ने बेशक इसकी उपलब्धि ये रही है, ये इसकी उपलब्धि रही है, और इसके बावजूद में इनमें कुछ कमियां है। तो कमियां ये चीज़ मैंने दिखाया है, उसका मैंने कहाँ तक उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर पाया है, तो दोनों पक्ष मैंने दिखाया है। इसका यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन देखेंगे सकारात्मक पक्ष, और यहाँ पर देखेंगे इसका नेगेटिव पक्ष, ठीक है। आलोचना के बिंदु मैंने इस तरह से दिखा दिया है, ठीक है, जिससे उनको समझने में आसानी हो, ताकि प्रश्न बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट में कंक्लूजन देकर के कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पाल शासकों ने जहां एक और राजनीतिक क्षेत्र में कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई, तो दूसरी ओर वहीं कला के क्षेत्र में भी अपनी गहरी रुचि प्रस्तुत की, ठीक है। तो जो राजनीतिक क्षेत्र उनका विराट था, तो फिर आप देखेंगे कि उनका कलात्मक अभिरुचि भी बहुत विराट था, उसमें विस्तार देखने को मिल रहा है। तो ये है दोस्तों, आप इसके साथ आप ये चीज़ें आप इधर देख सकते हैं, और इस रूप में आप अपने आंसर शैली को, प्रश्न लिखने की शैली को आप विकसित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप इसका बखूबी अध्ययन करें और खुद को इस कसौटी पर कसने की कोशिश करें कि आप कहाँ तक हैं। और ये इस श्लोक के साथ अब चूँकि समय वक्त आ चुका है, हम सारे लोग मैदान में आ चुके हैं, अब घंटी बज चुकी है हम सबको साबित करने की। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि लॉकडाउन में अभी हम लोग बहुत बिखरे हुए थे, तो ये बार बार किनारे पे देखता क्या है। अब वक्त आ गया है कि भंवर के बीच में कोई हौसला उछाल के रख। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।